हेलो बच्चों, मेरा नाम है मयंक त्रिवेदी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आईआईटी जेईई और नीट 2025 के लिए उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ एरिया परपेंडिकुलरली। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं कि कोई एरिया है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक सरफेस है जिसका एरिया ए है, और मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस एरिया से कुछ इस प्रकार से क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई वेक्टर मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया होता है उसको भी हम लोग क्या मानते हैं, स्केलर नहीं वेक्टर मान लेते हैं। तो एरिया वेक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी सरफेस से परपेंडिकुलर वेक्टर बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं। और फिर हम लोग फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, जो हमारा फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू वो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये क्या है, एरिया वेक्टर। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे जो थीटा होता है ये होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, ना कि एरिया सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। यानी कि हमारे पास जो एरिया वेक्टर है वो बेसिकली ये है, सॉरी एंगल जो है थीटा वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है हमारे पास वेबर होती है, ठीक है। और फ्लक्स हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है तब हम लोग फ्लक्स ऐसे लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। यहाँ पे डी ए क्या है, एरिया वेक्टर है का छोटा सा एलिमेंट है, और ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी, है ना, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, तब हम लोग फ्लक्स का ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं हम लोग गॉस लॉ की, जो कि फ्लक्स पर ही बेस्ड होता है। फ्लक्स की ही पूरी बात हम लोग गॉस लॉ में करते हैं। तो यहाँ पे जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से जो लिंक्ड फ्लक्स होता है, ठीक, पास होने वाला फ्लक्स होता है, वो 1/ε0 टाइम्स उसके अंदर के चार्ज के बराबर होता है। मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्यू टोटल, फाई टोटल क्या लिख सकते हैं, फाई टोटल हम लोग लिख सकते हैं क्यू इनसाइड डिवाइड बाई ε0। और यहाँ पे क्यू इनसाइड में कौन कौन से चार्ज आएंगे, सिर्फ अंदर वाले चार्ज आएंगे, बाहर वाले कोई भी चार्ज से हमको मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा गॉस ने बोला, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्यू इनसाइड में कौन कौन से चार्ज होते हैं, जो इनक्लोज्ड वाले होते हैं, इनक्लोज्ड चार्जेस, ठीक है। और ये जो फाई टोटल है इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इस फाई टोटल को हम लोग लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है, ई डॉट डी ए वेक्टर, जहाँ पे डी ए क्या, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे देखिए छोटा सा गोला टाइप का बनाया है। यहाँ पे गोला इसलिए बनाया है क्योंकि हम लोग क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, क्लोज सरफेस के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल करते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है। तो याद क्या रखना है, एक तो ये बात याद रखनी है कि जो क्यू इन लिखा है, जो यहाँ पे फ्लक्स में जो क्यू इन बाई ε0 लिखते हो, तो ये क्यू इन कौन वाला चार्ज होता है, जो सरफेस के अंदर वाला चार्ज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ये ऑल चार्जेस की वजह से होता है ना, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वैसे ये क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि कंसिडर सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया है जैसा कि डायग्राम में बना है, और यहाँ पे गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखा है। आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अबव इक्वेशन
विल हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ Q1 एंड Q2। जो इलेक्ट्रिक फील्ड E लिखा है यहाँ पे, उसमें कंट्रीब्यूशन कौन करता है? Q1 और Q2 करते हैं सिर्फ। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि गॉस लॉ क्या कहता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं वो सारी चार्जेस की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ Q1 और Q2 लिखा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अबव इक्वेशन विल हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। तो क्या हम लोगों ने सारे चार्जेस कंसिडर कर लिए? हाँ, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। इसका मतलब हाँ, ये तो सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 की वजह से है। अब Q में किसका किसका कंट्रीब्यूशन होगा? इस Q में इनसाइड वाले चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब Q3, Q4, Q5 होने चाहिए। और क्या इस स्टेटमेंट में यही लिखा है कि Q हैज़ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q3, Q4, Q5, ठीक है। इस वजह से ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से सही है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आपको इसका ध्यान देना है। चलिए थोड़ी सी और फ्लक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि कोई एक चार्ज है Q, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ऐसे, ठीक है। इससे ऐसे फील्ड लाइंस कुछ बाहर निकल रही हैं, ठीक है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं, जिससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम लोग यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस बना दें, तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। अगर ये चार्ज सेंटर पे है और इससे क्लोज सरफेस बना दें तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं जो इससे फ्लक्स पास होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे Q इनसाइड तो Q ही है और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया, तो टोटल फ्लक्स आ गया इस क्लोज सरफेस से, ठीक है। अगर हम लोग इस क्लोज सरफेस के सेंटर पे ना रख के इस चार्ज को थोड़ा सा कॉर्नर पे रखते तो क्या फ्लक्स में कोई चेंज आता? तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो इस बात पे भी बहुत आपको ध्यान रखना है कि अगर ये जो चार्ज है ये क्लोज्ड सरफेस के बीच में ना होके थोड़ा सा इधर उधर भी है, तो उससे कोई भी टोटल फ्लक्स में कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। टोटल फ्लक्स अभी भी हमारा Q/ε0 ही होगा, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए पहले ये एक छोटा सा गोला है और हम लोग एक बड़ा सा गोला और बना देते हैं। अब आपसे पूछे इस बड़े से गोले से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आपका आंसर फिर से यही होगा, Q/ε0 ही फ्लक्स पास होगा, क्योंकि आपको शेप या साइज से कोई मतलब नहीं है। अगर इनसाइड वाला चार्ज चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब टोटल फ्लक्स जो अभी भी उस क्लोज सरफेस से होगा वो Q/ε0 होगा। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है, ठीक है, जिससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, और हमने क्या पूछा? हमने पूछा कि अब की बार पूरे एक स्फेयर से नहीं, हमने ये पूछा कि ये बताओ कि इतने रीजन से कितना फ्लक्स पास होगा, हेमिस्फेरिकल रीजन से कितना फ्लक्स पास होगा। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए पहले तो आपको क्या करना होता है, इसी के सिमेट्रिक एक सरफेस बना के इसको क्लोज करना होता है। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो आप जानते हैं किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है। अब इस ये जो क्लोज सरफेस है, ये जो सरफेस से हमको निकालना था उसका डबल है। आपको दिख रहा है जैसे कि हम लोग को एक सिमेट्रिक चीज़ दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग सिर्फ रेड वाले पोर्शन से पूछें कि रेड वाले पोर्शन से कितना टोटल फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो रेड वाले पोर्शन से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो हो रहा होगा आधा, है ना, क्योंकि वो पूरे सरफेस का क्या है, आधा है। पूरे से अगर Q/ε0 तो आधे से Q/2ε0 ही पास होगा, ठीक है। ऐसे केस में आपको ये भी बना सकता है, एक चार्ज है, ठीक है, जो कि एक कोन के सेंटर पे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछे बताओ इस कोन से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो भी आप लोगों को बिल्कुल वही करना है कि यहाँ पे एक सिमेट्रिक कोन ऊपर बनाइए, इसको पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। अब ये क्लोज सरफेस हो गया तो टोटल फ्लक्स Q/ε0 पास होगा, लेकिन हमको तो सिर्फ आधे कोन से निकालना है, तो Q/2ε0 फ्लक्स ही पास होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए एक और हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में
यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी है ई नॉट एक्स कैप, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। वेयर ई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो आपसे कह रहा है कि शेडेड एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा। शेडेड एरिया अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि शेडेड है नहीं वो, तो अब हमने शेड कर दिया उसको, तो ये एक शेडेड एरिया है जिससे आपको फ्लक्स पास कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये आपको बताना है। तो आप देखिए, सबसे पहली बात अगर आप देखें तो अगर ये जो शेडेड एरिया होता, ये शेडेड एरिया बिल्कुल स्ट्रेट होता ऐसा, ठीक है, ये शेडेड एरिया बिल्कुल स्ट्रेट होता, मतलब वाईजेड प्लेन में होता, ठीक है। तब अगर हम लोग इसमें एरिया वेक्टर बनाते तो वो एरिया वेक्टर क्या हो जाता, वो इस एक्स डायरेक्शन के पैरेलल हो जाता, मतलब वो एक्स डायरेक्शन के ही पैरेलल एरिया वेक्टर बन जाता, मतलब 0 डिग्री का एंगल बना रहा होता। लेकिन हमने क्या कर दिया है, इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया है, इस प्लेन को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि कितना एंगल बताना है। सबसे पहले तो आप एंगल बताइए, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फ्लक्स निकालने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में चाहिए एरिया वेक्टर, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हम लोग जानकारी ले सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट दी है, उसका मैग्नीट्यूड दिया है एक्स डायरेक्शन पे। अब एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमको एरिया चाहिए और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए, तो ई ए कॉस थीटा ये पूरा चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता है ई नॉट है, एरिया और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये जो डायग्राम है थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो हमारे पास लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है इसके बारे में हम लोग निकाल सकते थे। और ये जो लेंथ है आप साफ साफ अच्छे से निकालो तो ये √2a आ जाएगी, और ये वाली जो लेंथ है जो आपको दिख रही है ये a होगी, है ना। ये आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स जो दिए हैं उससे आप बता सकते हो। तो ये √2a है और ये a है, तो ये जो एंगल निकल आएगा वो आपका कितना निकल आएगा, ये एंगल आपका निकल आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो प्लेन है 45 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब अगर जब बिल्कुल स्ट्रेट होता, मतलब वाईजेड प्लेन में होता तब 0 डिग्री बना रहा होता। अब ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है वाईजेड प्लेन से, तो एक्स एक्सिस के साथ भी ये 45 डिग्री का ही एंगल बना रहा होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर अगर यहाँ बना दे तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा 45 डिग्री का बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट है, और एरिया जो हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका एरिया अगर आप निकालोगे तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ आपकी ए होगी और ब्रेथ जो होगी √2a हो जाएगी, और एंगल कितना है 45, तो cos 45 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करो तो √2a इंटू √2a इंटू कॉस 45 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, तो E0a² इसका आंसर आ गया, है ना। ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स होती है लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार आपने देखा भी होगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन मतलब जो मैक्सिमम बना सकते हैं फ्लक्स से, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक डिस्क है जिसकी रेडियस आपको दी गई है, डिस्क की रेडियस a/4 है, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली उसमें जो चार्ज है वो 6 कूलम का है। कह रहा है प्लेस्ड इन XY प्लेन विद इट्स सेंटर -a/2, 0,0। कह रहा है एक रॉड है जिसकी लेंथ a है, ठीक है, और उसमें 8 कूलम का चार्ज है जो कि x एक्सिस पे रखा हुआ है a/4 से 5a/4 तक। -7 और 3 कूलम के 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, और आपसे कह रहा है कि एक क्यूब बना है जिसके जो -a/2 से +a/2 तक x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही हैं, z कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे ही हैं। आपको फ्लक्स बताना है क्यूबिकल सरफेस से। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमको गॉस लॉ का अप्लाई करना होगा। गॉस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो टोटल फ्लक्स होता है वो Q इनसाइड डिवाइड बाई ε0 होता है। तो अगर हम लोग Q इनसाइड बता लें इस क्वेश्चन में तो हम लोग इसका फ्लक्स बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डिस्क का आधा पोर्शन ही अंदर है। अब पूरी डिस्क में जो चार्ज है, पूरी डिस्क में चार्ज 6 कूलम का है, तो इस आधी डिस्क में कितना चार्ज होगा, आधी डिस्क में क्या 6/2 मतलब 3 कूलम का चार्ज होगा क्या, सही बात है। ऐसे ही आप इस रॉड को देखिए, ये जो रॉड है इसका इतना पोर्शन ही अंदर है,
तो मतलब इतना ही, इतने रॉड की वजह से जो चार्ज है उसको ही हम लोग को कंसीडर करना है। तो इतने रॉड में कितना चार्ज होगा। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग ये a/4 से स्टार्ट हुआ है और हम लोग जानते हैं इस क्यूब की जो लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a/2 है। तो ये जो लेंथ आ गई, मतलब जितना ये अंदर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2 माइनस a/4, यानी कि a/4। इसका मतलब रॉड की लेंथ टोटल कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ रॉड a है, अब a/4 ही अंदर है। अब टोटल रॉड में कितना चार्ज है, 8 कूलम का चार्ज है, तो a/4 लेंथ में कितना चार्ज होगा, 2 कूलम का चार्ज होगा। मतलब इस रॉड की वजह से 2 कूलम का चार्ज है और ये -7 कूलम वाला है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स, आप देख सकते हो। तो -7 कूलम वाला, ये 2 कूलम वाला और ये 3 कूलम वाला चार्ज ही अंदर है। तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना हो गया, टोटल चार्ज हमारे पास हो गया 3 कूलम प्लस 2 कूलम और -7 कूलम डिवाइड बाई ε0। तो यहाँ पे आ गया -2 कूलम डिवाइड बाई ε0। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बहुत ही सरल टाइप का क्वेश्चन था, बड़ा लग रहा था लेकिन ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आप इसको बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छे टाइप के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो है सॉलिड एंगल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जेई के लिए, है ना। जेई वाले बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सॉलिड एंगल की बात करते हैं। सबसे पहले प्लेन एंगल की बात करते हैं। तो प्लेन एंगल तो हम लोग जानते हैं सीधे सीधे कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन मान लेते हैं कि ये यहाँ थी पहले, फिर यहाँ पे आ गई, इसकी फाइनल पोजीशन ये हो गई, पहले इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये हो गई। तो जितना ये रोटेट करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। ठीक है, ये हमारा प्लेन एंगल होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन एंगल होता है। ठीक है, अब सॉलिड, और इसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग सॉलिड एंगल की बात करें, अब ये देखो, ये जो प्लेन एंगल है इसको क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक लाइन को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये यहाँ पे ये मतलब किसी पॉइंट पे ये प्लेन एंगल बनाता है। ठीक है, अब हम, लेकिन अगर हम लोग सॉलिड एंगल की बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि एक स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, एक स्फेरिकल बॉल है और ये एक पॉइंट है ओ। अब आपसे पूछ रहा है कि इस स्फेरिकल बॉल का अगर हम लोग छोटा सा पोर्शन ले लें, स्फेरिकल बॉल का एक छोटा सा पोर्शन ले लें, तो क्या होता है कि ये प्लेन एंगल नहीं बना पाएगा इस सेंटर ओ के साथ। ये क्या बनाएगा कि एक 3D टाइप का एंगल बनाएगा, है ना, जो कि सब तरफ से बन रहा होगा। आप इसको इमेजिन कर सकते हो, एक बॉल है जिसका एक छोटा सा पोर्शन लिया, तो ये क्या होगा कि ये 3D टाइप का एंगल सेंटर के साथ बनाएगा। और इसी 3D एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली सॉलिड एंगल कहते हैं, है ना। इसी 3D एंगल को क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। इसको हम लोग ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम टाइप का सिंबल होता है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि मान लेते हैं कि इसका जो इस छोटे सा एरिया हमने ए ले लिया है इस स्फेयर का, ठीक है, और इसकी रेडियस हमने आर ले ली है, तो इस सॉलिड एंगल को हम लोग लिखते हैं जो भी एरिया है डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे बात करें कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या रिलेशन होता है, तो उसको भी आप याद रख सकते हो। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल रिलेशन की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है ओ, ठीक है, ये एक पॉइंट है ओ और यहाँ पे एक स्फेरिकल पोर्शन है जो कि यहाँ से कुछ सॉलिड एंगल बना रहा है। ठीक है, ये जो स्फेरिकल पोर्शन है ये यहाँ से कुछ सॉलिड एंगल बना रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो स्फेरिकल मतलब मान लेते हैं कि ये जो इस पॉइंट ओ से ऐसे कुछ इस पॉइंट पे कुछ, मतलब ये जो स्फेरिकल पोर्शन है ऐसे कुछ सॉलिड एंगल बना रहा है, हर तरफ से ये ऐसे निकल रही हैं लाइंस और ये कुछ ऐसे सॉलिड एंगल बना रहा है। या फिर आप ऐसे मान लो कि स्फेरिकल पोर्शन है, ठीक है, एक कॉनिकल पोर्शन के फॉर्म में सॉलिड एंगल बना रहा है, ना, कॉनिकल शेप के फॉर्म में एक सॉलिड एंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं कि इस कॉनिकल शेप का जो सेमी वर्टिकल प्लेन एंगल है उसको अगर हम लोग अल्फ़ा मान लें, ठीक है, सेमी वर्टिकल प्लेन एंगल को अगर अल्फ़ा मान लें, और ये जो हमारे पास ये जो इसका हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये मान लेते हैं ओमेगा सॉलिड एंगल बना रहा है, तो हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं जो ओमेगा होगा वो बराबर होगा 2 पाई 1 माइनस
कॉस एल्फा क्या हो गया, सेमी वर्टिकल एंगल कह सकते हो या हाफ प्लेन एंगल ऑफ कोन कह सकते हो, ये जो कोन टाइप का बन रहा है शेप, ठीक है। और ये जो ओमेगा है ये हमारा सॉलिड एंगल है। इसको हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। देखिए अगले पेज पे हमने इसको डिराइव भी किया है। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि मान लेते हैं कि ये स्फेयर का ये जो पोर्शन है, ये पूरा ये जो स्फेयर टाइप का एक बन रहा है, वो क्या बना रहा है कि वो कुछ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। मान लेते कुछ एंगल बना रहा है किसी पॉइंट के साथ, ठीक है। और ओमेगा इसका क्या है, ये इसका सॉलिड एंगल हम लोग मान लें, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने क्या करा है, स्फेयर का हमने क्या करा है, एक एलिमेंट ले लिया है, ठीक है। स्फेयर का क्या कर दिया है, एलिमेंट ले लिया है। तो इस एलिमेंट से अगर आप देखो तो मान लेते हैं ये जो एलिमेंट है ये किसी पॉइंट के साथ इस पॉइंट को ओ कंसिडर कर लो, तो ये किसी पॉइंट के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया कि इस पॉइंट के साथ मान लेते हैं ये जो बना रहा है, ये जो छोटा सा हिस्सा जो है इसका, वो बना रहा है डी थीटा का एंगल। अगर ये डी थीटा का एंगल बना रहा है, ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी इसकी, मतलब ये जो यहाँ पे इसकी चौड़ाई होगी, वो आर डी थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ इज इक्वल, ये आपने पढ़ा हुआ है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो उसी टाइप का यहाँ पे कुछ लिखा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है उसका एरिया कैसे लिख सकते हैं। उसका एरिया लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ठीक है। आर डी थीटा इसकी चौड़ाई है और 2 पाई आर साइन थीटा, क्योंकि ये जो हमारे पास ये बना हुआ है इसकी जो रेडियस होगी वो आर साइन थीटा होगी, ठीक है। क्योंकि ये आर है, तो ये आर साइन थीटा होगा। तो ये जो हमने एलिमेंट लिया उसकी रेडियस आर साइन थीटा होगी। तो यहाँ पे हमने जो लेंथ लिख ली वो लिख ली 2 पाई आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, मतलब विथ, वो आर डी थीटा। फिर हमने क्या कर दिया, पूरा अगर एरिया निकालिए तो हमने छोटा एरिया निकाला। अगर जो पूरा जो स्फेयर टाइप का पोर्शन दिख रहा है उसका एरिया लिखें तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करने पे हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे तब हम लोग को कुछ ऐसा मिल जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस एल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको, ये जो अल्फ़ा है ये हमने सेमी वर्टिकल एंगल माना है, मतलब ये जो पूरा एंगल अल्फ़ा बन रहा है ये हमने माना है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया आ गया, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड एंगल होता है वो क्या एरिया बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एरिया बाई आर स्क्वायर, तो एरिया जो भी लिखा है उसको हम लोग आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फ़ा, यहाँ पे सेमी वर्टिकल प्लेन एंगल आ जाएगा कोन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है 2 चार्जेस हैं Q1 और माइनस Q2 जो कि प्लेस करे हुए हैं A पे और B पे। कह रहा है कि लाइन ऑफ फोर्सेस इमर्जेस फ्रॉम Q1 एट एन एंगल अल्फ़ा एंड विद लाइन AB एट व्हाट एंगल विल इट टर्मिनेट एट माइनस Q2। यहाँ से अल्फ़ा एंगल पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो ये कितने एंगल पे यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो एक कोन की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा, है ना, कोन की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टर्मिनेट होंगी। इसका मतलब हम लोग क्या ये लिख सकते हैं कि सॉलिड एंगल formed at A is equal to solid angle formed at B। सही है क्या? तो देखिए सॉलिड एंगल A पे अगर हम लोग निकालें तो A पॉइंट पे अगर हम लोग सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा, यही होता है। या तो हम लोग ये लिख सकते हैं सॉलिड एंगल फॉर्म्ड एट ए, नहीं, ये हम लोग लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स यहाँ से निकला है, जितना फ्लक्स यहाँ से निकला है, फ्लक्स एट ए इज इक्वल टू फ्लक्स एट बी, मतलब जितना फ्लक्स यहाँ से निकला होगा उतना ही फ्लक्स बी पे जाके टर्मिनेट हुआ होगा। तो फ्लक्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये आप बताइए। तो सबसे पहले देखिए फ्लक्स की अगर हम लोग बात करें तो फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएं तो अगर हम लोग ये देखें कि 4 पाई से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, मान लेते हैं कि स्फेरिकल पोर्शन है
तो 4 पाई से कितना टोटल फ्लक्स निकलेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा क्या। तो 1 यूनिट से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, ये फ्लक्स निकलेगा। सही है क्या। अगर ओमेगा रेडियन से पूछे तो क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई ओमेगा, इतना निकलेगा क्या। अगर ये ओमेगा सॉलिड एंगल बना रहा है तो अगर हम लोग पहले के लिए बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1, यहाँ पे चार्ज कितना है, Q1 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, और यहाँ पे सॉलिड एंगल लिख दिया ओमेगा 1, और ये बराबर हमने कर दिया Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ओमेगा 2 लिख दिया। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि Q1 इंटू ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फ़ा लिख सकते हैं। इसको हमने बराबर कर दिया Q2 2 पाई 1 माइनस कॉस, यहाँ ये एंगल मान लेते हैं बीटा है। तो देखिए 2 पाई भी कैंसिल हो गया। 2 पाई कैंसिल होने के बाद देखिए Q1 को 1 माइनस कॉस एल्फ़ा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे Q2 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम लोग बीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। तो बीटा बाई 2 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, सीधे बीटा की वैल्यू या तो निकाल लेते हैं। बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास Q1 बाई Q2 और साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट और यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि सॉलिड एंगल पे ये भी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है एक पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्लोज्ड हॉलो सिलेंडर, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस से आपको फ्लक्स निकालना है। तो आप जानते हैं जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स तो क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब टोटल फ्लक्स में कौन कौन सा आएगा, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस, ठीक है, प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, ये किसके बराबर आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस किसके बराबर होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। अगर हमको फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस पता चल जाए तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस हम लोग क्लोज सरफेस हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो चार्ज है ये बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये रूट थ्री आर हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2√3r है, ठीक है। और ये क्या होगा, ये r होगा, ठीक है। तो क्या हम लोग ये एंगल बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल क्या 30 डिग्री हो जाएगा अगर आप tan थीटा लगाओ तो, ठीक है। ये एंगल अगर 30 डिग्री हो गया तो अगर आप लोग यहाँ पे फ्लक्स लिखना चाहो तो आप यहाँ पे फ्लक्स कितना लिख सकते हो, बताओ भाई कितना फ्लक्स लिख सकते हो। तो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे QF लिख दिया हमने, यहाँ पे फ्लक्स लिखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्लक्स लिखना है, ठीक है, ये फ्लक्स लिखना है, ये आपको फ्लक्स लिखना है। तो फ्लैट सरफेस से फ्लक्स निकालना था, तो हम लोग फ्लैट सरफेस से फ्लक्स आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस क्या होगा, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस निकालने के लिए हम लोग वही सॉलिड एंगल वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी की जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा, पीछे वाले क्वेश्चन में जो ओमेगा सॉलिड एंगल से इतना फ्लक्स पास होता है, ठीक है। तो ओमेगा सॉलिड एंगल से इतना फ्लक्स पास होता है, तो ओमेगा सॉलिड एंगल से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा इतना फ्लक्स पास होता है ओमेगा सॉलिड एंगल से। तो यहाँ पे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा से कितना फ्लक्स पास होता है। ओमेगा की वैल्यू क्या लिखते हैं, ओमेगा की लिखते हैं 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस यहाँ पे 30 डिग्री दिख रहा है आपको एंगल, जो प्लेन एंगल है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 पाई से ये कैंसिल हुआ 2, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ये जो वैल्यू आएगी ये होगी √3/2। अब देखिए ये तो एक ही फ्लैट सरफेस की वजह से हमने फ्लक्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे कितनी फ्लैट सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस ये है और एक दूसरी फ्लैट सरफेस ये है।
तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो फ्लैट सरफेस की वजह से फ्लक्स आएगा वो 2 टाइम्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो अगर आप देखो तो Q/ε0 से Q/ε0 कैंसिल हो जाएगा जब ये अंदर जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे बचेगा Q/2ε0 इंटू √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस अब बनने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे लोगों को भेजिए। थैंक यू।